तो नमस्कार आप सभी साथियों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एक्सेस एकेडमी पर। आज की महत्वपूर्ण खबरों के अंतर्गत डिस्कस करेंगे 12,460 शिक्षक भर्ती में नियुक्ति पत्र होल्ड और थर्ड काउंसलिंग से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण अपडेट के साथ-साथ बीपीएससी टीआरई 3.0 एग्जाम के एडमिट कार्ड और बेसिक शिक्षा विभाग में शिक्षकों के समायोजन से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण अपडेट के साथ-साथ ऑनलाइन हाजिरी के विरोध में शिक्षकों पर बेसिक शिक्षा विभाग की बड़ी कार्रवाई की तैयारी, नीट एग्जाम रद्द को लेकर के सुप्रीम कोर्ट का फैसला और लेखपाल नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण अपडेट। आप सभी से निवेदन है कि इन सभी खबरों को विस्तार पूर्वक जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहें और प्लीज वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। जितने भाई बहन चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं आगे की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। तो आइए साथियों शुरू करते हैं आज का ये वीडियो और सबसे पहले बात करते हैं 12,460 शिक्षक भर्ती से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण अपडेट के बारे में। दोस्तों 12,460 शिक्षक भर्ती में ऐसे साथी जिनके नियुक्ति पत्र होल्ड हैं उन सभी के तरफ से अपने स्तर से प्रयास किया जा रहा है और कल आप सभी को बता दें भर्ती से संबंधित वो अभ्यर्थी जिनके नियुक्ति पत्र होल्ड है उनकी तरफ से एससीईआरटी पहुंचकर अपने नियुक्ति पत्र रिलीज कराने को लेकर के प्रयास किया गया और फाइनली जो नियुक्ति पत्र होल्ड वाले अभ्यर्थी हैं उनकी मुलाकात डीजी मैम से हुई और अपनी पूरी बातों से डीजी मैम को अभ्यर्थियों की तरफ से अवगत कराया गया। डीजी मैम ने कहा नियुक्ति पत्र होल्ड वाले अभ्यर्थियों के मामले को लेकर के सचिव सर से बात करते हैं और देखते हैं कितने अभ्यर्थियों के नियुक्ति पत्र होल्ड हैं और उनके समाधान को लेकर के सचिव सर से बात करते हुए आगे की कार्रवाई सुनिश्चित करी जाएगी। तो कुल मिलाकर के आप सभी को बता दें डीजी मैम की तरफ से नियुक्ति पत्र होल्ड वाले अभ्यर्थियों को कल आश्वासन दिया गया है कि उनके मामले में सचिव सर से बात करके वो उचित कार्रवाई के लिए दिशा निर्देश जारी करेंगी। हालांकि अभी उनकी तरफ से कोई फिक्स डेट नहीं बताई गई है कि आप सभी के नियुक्ति पत्र होल्ड के मामले का समाधान इस डेट तक कर दिया जाएगा। लेकिन फिर भी हम अपने सभी भाई बहनों से कहना चाहेंगे जिनके नियुक्ति पत्र होल्ड हैं आप सभी लोग मैक्सिमम एससीईआरटी के अधिकारी चाहे डीजी मैम हो, सचिव सर हो या निदेशक सर हो, सभी के जवाब का इंतजार केवल और केवल 15 जुलाई तक करें और अगर 15 जुलाई तक बेसिक शिक्षा विभाग अपने आश्वासन के अकॉर्डिंग कोई कार्रवाई आपके नियुक्ति पत्र रिलीज करने को लेकर के नहीं करता है तो इस बार आप सभी लोग अपनी संपूर्ण संख्या बल के साथ एससीईआरटी पहुंचे और धरने पर बैठ जाएं और जब तक बेसिक शिक्षा विभाग की तरफ से आपके लिए स्कूल आवंटन का आदेश ना जारी हो जाए तब तक आपको वहां से नहीं उठना है। तो कुल मिलाकर के कल की जो फाइनल अपडेट है नियुक्ति पत्र होल्ड वालों के लिए वो यही है कि डीजी मैम से मुलाकात के बाद डीजी मैम ने आश्वासन दिया है और कहा कि हम आपके मामले पर सचिव सर से बात करते हैं और देखते हैं कितने अभ्यर्थी नियुक्ति पत्र होल्ड वाले हैं और उनके मामले का समाधान जल्द से जल्द बेसिक शिक्षा विभाग की तरफ से किया जाएगा। तो इस तरीके से आश्वासन मिले हैं और बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारी हमेशा आश्वासन देने में बहुत ही एक्सपर्ट हैं। उनके आश्वासन को तभी हम लोग सच मानेंगे जब हमारे मामले को लेकर के कोई उनकी तरफ से दिशा निर्देश संबंधी आदेश जारी हो, क्योंकि जब तक आदेश नहीं जारी होगा तो ये मौखिक जो आश्वासन है इनसे हम लोगों का भला नहीं होने वाला है। और एक बात ये भी है और बेसिक शिक्षा विभाग की हमेशा से एक सच्चाई रही है कि किसी भी मामले में वो तब तक कोई कार्रवाई आगे नहीं बढ़ाते हैं जब तक उनके ऊपर दबाव नहीं बनता है। तो इसलिए सभी नियुक्ति पत्र होल्ड वाले साथियों को कमर कस के तैयारी करनी चाहिए। 15 जुलाई तक अगर आपके लिए बेसिक शिक्षा विभाग कोई आदेश जारी नहीं करता है नियुक्ति पत्र रिलीज करने को लेकर के तो उसके बाद आर पार की लड़ाई आप सभी लोग एससीईआरटी पहुंचकर शुरू कर दें और कम से कम 2 से 3 दिन पूरी संख्या बल के साथ एससीईआरटी पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं, फिर आप सभी लोगों के लिए आदेश आप सभी के सामने होगा। और अगर मान लीजिए 1% की इस कार्रवाई के बाद भी अगर बेसिक शिक्षा विभाग आपके लिए आदेश नहीं जारी करता है तो आप पूर्व की भर्तियों के आदेशों के बिहाफ पर उनको नजीर बनाते हुए सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं और अपने पक्ष को रख सकते हैं, वहां से आप सभी को न्याय मिलेगा। फिलहाल पूरी उम्मीद है कि अगर आप सभी लोगों ने मजबूती से पैरवी करी तो एससीईआरटी के अधिकारियों की तरफ से ही आप सभी के नियुक्ति पत्र रिलीज किए जा सकते हैं और कई भर्तियों में पहले ऐसे आदेश आ चुके हैं जिससे नियुक्ति पत्र होल्ड वालों को नौकरी दी गई है। इसलिए 12,460 शिक्षक भर्ती में पूरे चांसेस है कि विभाग नियुक्ति पत्र रिलीज करेगा नियुक्ति पत्र होल्ड वालों के और आगे की कार्रवाई भी सुनिश्चित करेगा, लेकिन बशर्ते आप सभी लोगों को संगठित होकर के पूरी संख्या बल के साथ प्रयास करने की जरूरत है।
वहीं दोस्तों बात कर लेते हैं थर्ड काउंसलिंग और याची लाभ को लेकर के क्यों मचा हुआ है घमासान। दोस्तों जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, बेसिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश की तरफ से 656 रिक्त पदों को सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक्सेप्ट किया गया है कि 12,460 शिक्षक भर्ती में 6470 पद भरने थे। उसके सापेक्ष अभी विभाग के पास जो है 656 रिक्त पद बचे हुए हैं और विभाग ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर इन पदों को भरने के लिए थर्ड काउंसलिंग ओपन टू ऑल कराने की रिक्वेस्ट करी थी, जिससे मेरिटोरियस कैंडिडेट को मौका मिल सके भर्ती में। अब यहाँ पर आप सभी को बता दें, सुप्रीम कोर्ट में सेकंड काउंसलिंग ओपन टू ऑल को रद्द कराते हुए जिला वरीयता को लागू कराने संबंधी जो प्रयास कर रहे थे अभ्यर्थी, उनको कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने झटका दे दिया है सेकंड काउंसलिंग वाले अभ्यर्थियों को ज्वाइनिंग का आदेश दे करके। अब उनकी तरफ से लगातार ये प्रयास किया जा रहा है कि 12,460 शिक्षक भर्ती में जो रिक्त पद हैं उन पर याची लाभ सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दे दिया जाए और मामले को शार्ट आउट किया जाए। तो अब यहाँ पर चीजें ये हैं कि याची लाभ दिलाने को लेकर के अभ्यर्थियों की तरफ से सोशल मीडिया पर प्रयास किया जा रहा है, नए अभ्यर्थियों को जोड़ा जा रहा है। मोहनलाल हो या संजय पाल हो या अन्य अभ्यर्थी हैं, इनकी तरफ से लगातार सुप्रीम कोर्ट में याची लाभ दिलाने के नाम पर अभ्यर्थियों को याची बनाने के लिए जोड़ा जा रहा है। और वहीं जो रिक्त पद हैं जिन पर मेरिटोरियस कैंडिडेट चाहते हैं कि थर्ड काउंसलिंग ओपन टू ऑल हो, उनकी तरफ से भी प्रयास किया जा रहा है और वो भी सुप्रीम कोर्ट में एक रिट डालने वाले हैं और उनकी तरफ से भी तैयारी पूरी की जा रही है। तो कुल मिलाकर के जो थर्ड काउंसलिंग ओपन टू ऑल चाहते हैं और जो रिक्त पदों पर याची लाभ चाहते हैं, उनके बीच घमासान मचा हुआ है, क्योंकि थर्ड काउंसलिंग के लिए रिट डालने वाले अभ्यर्थी अपनी तरफ अभ्यर्थियों को जोड़कर सुप्रीम कोर्ट में पैरवी के लिए तैयारी कर रहे हैं। वहीं याची लाभ दिलाने वाले जो हैं वो अपनी तरफ अभ्यर्थियों को जोड़कर अधिक से अधिक याची बनाने के प्रयास में लगे हुए हैं। हालांकि 12,460 शिक्षक भर्ती में दोस्तों सुप्रीम कोर्ट में अब याची लाभ की संभावनाएं बहुत कम है, क्योंकि याचियों की संख्या बहुत होती जा रही है और वही याची सुप्रीम कोर्ट में काउंट किए जाएंगे जो 9 मई से पहले बने हैं। अब ये बाद के याची केवल और केवल धन उगाही के लिए ही बनाए जा रहे हैं दोस्तों, और इनको किस बिहाफ पर याची लाभ दिया जाएगा, क्योंकि याचियों की संख्या रिक्त पदों की संख्या से 4 गुने के समथिंग पहुंच रही है और ऐसे में किस तरीके से और किन अभ्यर्थियों को याची लाभ दिया जाएगा, ये एक बड़ा प्रश्न बन जाएगा और ये मामला खुद अपने आप ही क्रिटिकल करते जा रहे हैं याची लाभ वाले। वहीं अब बात कर लेते हैं जो थर्ड काउंसलिंग के लिए सुप्रीम कोर्ट में रिट डालने जा रहे हैं उनकी तरफ से। दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में अगर 12,460 शिक्षक भर्ती से संबंधित कोई भी रिट जाएगी तो पूर्व में जितनी भी रिटें पड़ी हुई हैं उन सब से उसको टैग कर दिया जाएगा और टैग कर दिया जाएगा और मामला लंबा होता जाएगा और अगली सुनवाई पर उसकी सुनवाई लगेगी। अब ऐसे में अगर थर्ड काउंसलिंग कराने को लेकर के अभ्यर्थी जो रिट दायर करने की सोच रहे हैं उनका प्रयास बहुत अच्छा है, लेकिन अगर आप रिट डालेंगे तो मामला लंबा खिंच सकता है। वैसे अगर विभाग ने चाहा तो 28 अगस्त की सुनवाई पर थर्ड काउंसलिंग के लिए कोई आदेश करा सकता है, क्योंकि विभाग और सरकार इस भर्ती में सब कुछ है और विभाग और सरकार की स्पष्ट मंशा है कि वो थर्ड काउंसलिंग ओपन टू ऑल कराए रिक्त पदों के लिए। अगर विभाग के सपोर्ट में आप सभी लोग जाकर के चीजें करते हैं तो ज्यादा बेहतर होगा और अगर आप रिट फाइल करके जा रहे हैं तो आपका पक्ष सुना जाएगा और चीजें आपके साथ अच्छी हो सकती हैं, लेकिन थोड़ा डिले हो जाएगा और इसके लिए आप जिम्मेदार होंगे। बेहतर यही है कि बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों से मजबूती से प्रयास किया जाए, निवेदन किया जाए और उन पर दबाव बनाया जाए कि जो उन्होंने मांग की है सुप्रीम कोर्ट के अंदर रिक्त पदों को भरने के लिए थर्ड काउंसलिंग की, उस पर वो बहस करें और उस पर वो डायरेक्शन लेने के लिए चीजें डिसाइड करें। हालांकि हमारा दोस्तों उद्देश्य किसी को भी रोकने का नहीं, जो थर्ड काउंसलिंग कराने को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में रिट लेकर के जा रहे हैं उन्होंने कुछ सोच विचार कर ही ये फैसला लिया होगा और उन्हें लगता है कि रिट डालने से अगर हमें जल्दी न्याय मिल जाएगा तो मजबूती से वो पैरवी करें। हालांकि थर्ड काउंसलिंग के लिए रिट भी डालेंगे तो वो कहीं ना कहीं विभाग के सपोर्ट में ही रहेगा, क्योंकि विभाग भी चाहता है कि थर्ड काउंसलिंग हो। तो अब यहाँ पर उन सभी अभ्यर्थी जो मेरिटोरियस अभ्यर्थी हैं उनके लिए बड़ी ही असमंजस की स्थिति बन गई है कि वो किसके साथ जुड़ें। थर्ड काउंसलिंग के लिए जो रिट जा रही है उसमें जुड़े या जो पूर्व से मामले संबंधित है सुप्रीम कोर्ट में उनमें जो याची लाभ के लिए जोड़े जा रहे हैं उनसे। तो दोस्तों ये बहुत क्रूशियल टाइम है और यहाँ पर हम आपको एक पक्षी सलाह नहीं दे सकते। आपको अपने विवेक का इस्तेमाल करते हुए देखना है कि आपको किसी भी टीम के साथ जुड़ना है या नहीं जुड़ना है। ये चीजें आपको डिसाइड करनी और उसके अकॉर्डिंग आपको फैसला लेना है। तो कुल मिलाकर के
अब देखना यह है कि जो थर्ड काउंसलिंग और याची लाभ के लिए घमासान मचा हुआ है, सुप्रीम कोर्ट किसके फेवर में डिसीजन देता है और जो डिसीजन सुप्रीम कोर्ट का आएगा उसी पर विभाग आगे कार्रवाई सुनिश्चित करेगा। ये बिल्कुल 100% कन्फर्म है। तो ये चीजें चल रही हैं 12,460 शिक्षक भर्ती में। आगे जो भी घटनाएं घटित होंगी इस भर्ती से संबंधित आप सभी को समराइज करेंगे अगली वीडियोज के माध्यम से। फिलहाल 12,460 शिक्षक भर्ती के बाद अब हम बात कर लेते हैं बीपीएससी टीआरई 3.0 एग्जाम और बेसिक शिक्षा विभाग के समायोजन से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण अपडेट के बारे में बड़ी अपडेट। दोस्तों यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं कि तीसरे चरण की परीक्षा के लिए 400 से अधिक केंद्र बनाए गए। शिक्षक भर्ती परीक्षा 19 से प्रवेश पत्र आज होगा जारी। बिहार बीपीएससी तीसरे चरण की शिक्षक भर्ती परीक्षा का एडमिट कार्ड मंगलवार को जारी करेगा, यानी आज एडमिट कार्ड जारी हो जाएंगे सभी साथियों के। और इसके साथ ही अभ्यर्थियों को उस शहर की जानकारी मिलेगी जहां उनका केंद्र होगा। 27 जिलों में 400 से अधिक केंद्र बनाए गए हैं। बिहार लोक सेवा आयोग की तरफ से बीपीएससी टीआरई 3.0 शिक्षक भर्ती परीक्षा का आयोजन करने के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और यहां पर 87,774 पदों को भरने के लिए बीपीएससी टीआरई 3.0 शिक्षक भर्ती परीक्षा आयोजित की जाएगी और 87,774 पदों पर नियुक्ति होनी है। 19, 20 और 21 जुलाई को एक और 22 जुलाई को 2 पालियों में परीक्षा होगी। अभ्यर्थियों को 1 घंटा पहले आना होगा। विलंब से आने पर प्रवेश नहीं मिलेगा। तीसरे चरण की परीक्षा 5 मार्च को ली गई थी। पेपर लीक होने के बाद परीक्षा रद्द कर दी गई थी और अब री एग्जाम को लेकर के डेटों का अनाउंसमेंट कर दिया गया है। तो बीपीएससी टीआरई 3.0 शिक्षक भर्ती में आवेदन करने वाले सभी अभ्यर्थी आज जो है अपना एडमिट कार्ड देख सकते हैं और डाउनलोड कर सकते हैं और परीक्षा जो है 19 जुलाई से शुरू होने वाली है। तो इस भर्ती में संबंधित जितने भी अभ्यर्थी हैं वो अपनी तैयारी को फाइनल रूप दे दें क्योंकि 19 से आपकी परीक्षाएं शुरू होने वाली हैं बिहार लोक सेवा आयोग की तरफ से बीपीएससी टीआरई 3.0 री एग्जाम की। अब बात करते हैं बेसिक शिक्षा विभाग में शिक्षकों के समायोजन से जुड़ी हुई बड़ी अपडेट। तो यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं समायोजन के विरुद्ध कोर्ट पहुंचे बेसिक शिक्षा विभाग। उत्तर प्रदेश में बेसिक शिक्षा विभाग का ऐसा कोई मामला नहीं है जो कोर्ट पहुंचे बिना कंप्लीट हो जाए और इसी तरीके से अब समायोजन को लेकर के एक बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है। सरप्लस घोषित के मानक का विरोध कर रहे हैं शिक्षक। जूनियर के बजाय वरिष्ठ शिक्षकों के समायोजन की उठाई गई मांग। उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के शिक्षकों एवं शिक्षिकाओं के अंतर जनपदीय समायोजन को लेकर विभाग और शैक्षिक विभाग शिक्षक आमने सामने हैं। परिषद 2 जुलाई से समायोजन की प्रक्रिया शुरू कर चुका है। शिक्षक इसके विरुद्ध हाईकोर्ट पहुंच चुके हैं। शिक्षक समायोजन के लिए परिषद की ओर से निर्धारित मानक से संतुष्ट नहीं है। विद्यालय में कनिष्ठ को सरप्लस और इसके लिए 31 मार्च 2024 तक का छात्र नामांकन को आधार मानने सहित कुछ और बिंदुओं के विरुद्ध इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका लगाई गई है। कई ने लगाई याचिका कानपुर नगर के बिन्नू ब्लॉक के प्राइमरी विद्यालय रामखेड़ा के सहायक अध्यापक नीरज, प्रयागराज के सोराव ब्लॉक के प्राइमरी स्कूल सरसा की सहायक अध्यापक अनु द्विवेदी सहित अन्य की ओर से लगाई गई है। उत्तर प्रदेश बीटीसी शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष अनिल यादव ने बताया कि बेसिक शिक्षा परिषद सचिव सुरेंद्र कुमार तिवारी ने समायोजन संबंधी आदेश में जनपद में नियुक्त तिथि के आधार पर कनिष्ठ शिक्षकों को अधिक मानते हुए सूचीबद्ध करने के निर्देश बीएसए को दिए हैं। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर आप सभी को बता दें कि उत्तर प्रदेश में बेसिक शिक्षकों के समायोजन को लेकर के जो कार्रवाई विभाग की तरफ से की जा रही है वो मामला कोर्ट में पहुंच चुका है और कोर्ट में बहुत जल्द ही इस मामले की सुनवाई होगी। कुल मिलाकर के समायोजन की प्रक्रिया एक बार फिर से कोर्ट में लटक कर विलंबित हो सकती है। दोस्तों अब बात करेंगे लेखपाल भर्ती में चयनित अभ्यर्थियों के नियुक्ति पत्र वितरण को लेकर के महत्वपूर्ण अपडेट निकलकर सामने आ रही है। 7897 चयनित लेखपाल अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र का रास्ता हुआ साफ। यूपी में 7897 चयनित लेखपाल अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र देने का रास्ता साफ हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने इस संबंध में पूर्व में दिया गया अपना स्थगन आदेश यानी स्टे खारिज कर दिया है। साथ ही यह आदेश भी दिया है कि अगर अंतिम निर्णय याची अभ्यर्थियों के पक्ष में आता है तो उन्हें भी लेखपाल के पद पर नियुक्ति देनी होगी। हालांकि शासन को अभी सुप्रीम कोर्ट के आदेश की प्रति नहीं मिली। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने वर्ष 2022 में लेखपाल भर्ती के लिए विज्ञापन निकाला था। दिसंबर 2023 में 7897 सफल अभ्यर्थियों का परिणाम घोषित किया गया, लेकिन परिणाम से असंतुष्ट कुछ अभ्यर्थियों ने अदालत का दरवाजा खटकाया। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने फरवरी 2024 में इस भर्ती पर स्टे दे दिया। शासन के उच्च पदस्थ सूत्रों के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के आर्डर की प्रति मिलने के बाद ही नियुक्ति पत्र वितरण की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। वहीं अब आप सभी को बता दें आज उत्तर प्रदेश सरकार को सुप्रीम कोर्ट के आदेश की प्रति मिल जाएगी और विभाग की तरफ से जो चयनित लेखपाल अभ्यर्थी हैं उनके नियुक्ति पत्र वितरण का कार्यक्रम की तैयारी पूरी कर ली गई है और कल यानी 10 जुलाई को 7897 चयनित लेखपाल अभ्यर्थियों के नियुक्ति पत्र वितरण के कार्यक्रम की घोषणा कर दी गई है उत्तर प्रदेश सरकार और विभाग की तरफ से। दोस्तों अब बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश में बेसिक शिक्षा विभाग के अध्यापकों और कर्मचारियों के द्वारा ऑनलाइन अटेंडेंस का विरोध किए जाने के परिणाम स्वरूप बेसिक शिक्षा विभाग की तरफ से सख्त कार्रवाई के दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। हालांकि आप सभी लोगों को बता दें 2 दिनों से लगातार
प्राइमरी और उच्च प्राइमरी के साथ साथ परिषदीय विद्यालय जितने भी हैं उन सभी में कार्यरत शिक्षक और कार्मिकों के द्वारा ऑनलाइन अटेंडेंस का विरोध किया गया और बहुत कम जो है अभ्यर्थी हैं उनकी तरफ से ऑनलाइन अटेंडेंस दर्ज कराई गई। ऐसा मानकर चलिए कि संपूर्ण 6 लाख कार्मिकों में से केवल और केवल 16 या 15,000 अभ्यर्थियों ने ऑनलाइन अटेंडेंस अपनी दर्ज कराई है और ऑनलाइन अटेंडेंस न दर्ज कराने वाले अध्यापकों और कार्मिकों को खिलाफ विभाग की तरफ से सख्त कार्रवाई की तैयारी पूरी कर ली गई। यहाँ पर देख सकते हैं कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी उन्नाव की तरफ से एक आदेश जारी किया गया है। महानिदेशक स्कूल शिक्षा एवं राज्य परियोजना निदेशक समग्र शिक्षा विद्याभवन निशातगंज लखनऊ के पत्र संख्या यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं दिनांक 5/7/2024 द्वारा उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित परिषदीय विद्यालय में पंजिकाओं के डिजिटलाइजेशन कराए जाने के निर्देश प्रदान किए गए थे, जिसके अंतर्गत परिषदीय विद्यालयों कार्य समस्त अध्यापकों कार्मिकों द्वारा प्रतिदिन अपनी उपस्थिति विद्यालय आगमन या प्रस्थान का समय दिनांक 8/7/2024 से डिजिटल उपस्थिति पंजिका में अंकित किए जाने के निर्देश प्रदान किए गए थे। किंतु प्रेरणा पोर्टल पर की गई समीक्षा के अनुसार परिषदीय विद्यालयों कार्य समस्त अध्यापकों या कार्मिकों द्वारा दिनांक 8/7/2024 को अपनी उपस्थिति दर्ज नहीं कराई है, जो विभागीय निर्देशों की स्पष्ट अवहेलना है। अतः उपरोक्त पाई गई स्थिति के क्रम में परिषदीय विद्यालयों में कार्यरत समस्त अध्यापकों या कार्मिकों का दिनांक 8/7/2024 का वेतन या मानदेय अग्रिम आदेशों तक अवरुद्ध करते हुए निर्देशित किया जाता है कि महानिदेशक स्कूल शिक्षा एवं राज्य परियोजना निदेशक समग्र शिक्षा विद्या भवन निशातगंज लखनऊ के पत्र संख्या यहाँ पे देख सकते हैं 5/7/2024 का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करें। यानी विभाग जो है अपने आदेश के अनुपालन पर डटा हुआ है और शिक्षक अपनी मांगों पर डटे हुए हैं। अब देखना है क्या रास्ता निकलता है बीच का। अगर कोई रास्ता नहीं निकलेगा तो चीजें इसी तरीके से लटकती रहेंगी और इस तरीके से विभाग को शिक्षकों की मांगों पर विचार करना चाहिए। जो उनकी जायज मांगे हैं उन पर स्वीकृति देते हुए मामले को सॉर्ट आउट करने का प्रयास करना चाहिए और शिक्षकों को भी विभाग के साथ सपोर्ट करना चाहिए और आगे किस तरीके से उचित कार्रवाई हो और आप सभी की मांगे स्वीकृत हों उसके लिए प्रयास करना चाहिए। तो कुल मिलाकर के ऑनलाइन अटेंडेंस न दर्ज कराने वाले शिक्षकों और कार्मिकों के खिलाफ विभाग की तरफ से बड़ी कार्रवाई की तैयारी जो है वो चल रही और सभी का वेतन रोकने की बात की गई है बेसिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश की तरफ से। मूव करते हैं अगली महत्वपूर्ण खबर की ओर। दोस्तों बात कर लेते हैं नीट मामले को लेकर के सुप्रीम कोर्ट से क्या महत्वपूर्ण फैसला निकलकर सामने आया है। जैसा दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं नीट एग्जाम को लेकर के संपूर्ण देश में बवाल मचा हुआ है और नीट एग्जाम को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में कल महत्वपूर्ण सुनवाई थी। उस महत्वपूर्ण सुनवाई से क्या पॉइंट निकलकर सामने आए हैं नीट एग्जाम को लेकर के उसको समझते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने माना पर्चा लीक हुआ, शुचिता भंग हुई। लीक हुआ था नीट का पेपर, सुप्रीम कोर्ट ने कल ऐसा एक्सेप्ट किया है। कहा अगर दोषियों की पहचान संभव नहीं तो री एग्जाम का आदेश देना पड़ेगा। नीट यूजी में गड़बड़ियों और पेपर लीक के आधार पर पूरी परीक्षा रद्द कर नए सिरे से परीक्षा कराने की मांग कर रहे लोगों को सुप्रीम कोर्ट का संकेत साफ है कि दोबारा परीक्षा का फैसला इस बात पर निर्भर करेगा कि पेपर लीक होने का पूरे एग्जाम पर कितना असर पड़ा। कोर्ट ने कहा कि यह एक बात स्पष्ट है कि पेपर लीक हुआ और परीक्षा की शुचिता भंग हुई। हमें पता लगाना है कि इसका कहां तक और कितना असर हुआ। अगर ऐसी स्थिति है कि पेपर लीक का पूरी परीक्षा प्रक्रिया पर व्यापक प्रभाव पड़ा है और इसका लाभ उठाने वालों को अन्य लोगों से अलग चिन्हित करना संभव नहीं है तो दोबारा परीक्षा का आदेश देना पड़ सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर परीक्षा की शुचिता भंग हुई है और दोषियों की पहचान करना संभव नहीं है तो री एग्जाम का आदेश देना पड़ेगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं तो दोबारा परीक्षा का आदेश देना ठीक नहीं होगा क्योंकि इससे 23 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स का फ्यूचर जो है वो जुड़ा हुआ है। तो कुल मिलाकर के चीजें सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर कर दी गई हैं और इस मामले में सुप्रीम कोर्ट की 5 अहम टिप्पणियां जो हैं वो इस तरीके से हैं। यह साफ है कि पेपर लीक हुआ है। अब उससे बड़ा सवाल है कि इसका दायरा कितना बड़ा था। दूसरा, अगर सीबीआई द्वारा दोषियों की पहचान नहीं हुई तो दोबारा नीट यूजी एग्जाम कराना होगा। तीसरा पॉइंट है नीट यूजी एग्जाम में 2 स्टूडेंट्स की गड़बड़ियों की वजह से एग्जाम रद्द नहीं कर सकते। चौथा पॉइंट है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से पेपर लीक हुआ है तो यह जंगल में आग की तरह फैलता है। पांचवा पॉइंट है सीबीआई क्या यह पता नहीं लगा सकती कि पूरा नीट यूजी एग्जाम प्रभावित हुआ है या नहीं। और अगली डेट इस मामले की सुनवाई के लिए 11 जुलाई फिक्स कर दी गई है और 10 जुलाई को सीबीआई से जो है रिपोर्ट सौंपने का आदेश दिया गया। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने दिए आदेश। एनटीए से फुल डिस्क्लोजर रिपोर्ट मांगी। नेचर ऑफ लीक, वे स्थान जहां लीक हुआ और लीक की घटना और परीक्षा के बीच के समय अंतराल बताएं। एक डिस्क्लोजर देना चाहिए लाभार्थियों की ओर से। सेंटर्स या शहरों की पहचान के लिए अब तक क्या कदम उठाए गए, उसका प्रोसेस क्या अपनाया, उसके अलावा अब तक क्या कार्रवाई की गई, अब तक लाभार्थी के रूप में पहचाने गए छात्रों की संख्या कितनी है। वहीं याचिकाकर्ताओं से कहा कंसोलिडेटेड सेट दें। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम आपको 1 दिन का समय देंगे। हम चाहते हैं कि सभी याचिकाकर्ताओं के वकील जो रिटेस्ट
की मांग कर रहे हैं। बुधवार को हमें एक कंसोलिडेटेड सेट दें जो 10 पेज से ज्यादा नहीं हो। सीबीआई जांच रिपोर्ट सौंपे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सीबीआई को निर्देश दिया जाता है कि एजेंसी नीट यूजी पेपर लीक मामले में अब तक हुई जांच की एक रिपोर्ट कोर्ट के सामने पेश करे, और ये चीजें अब आप सभी लोग जानते हैं 10 जुलाई को पूरी करनी है और 11 जुलाई को इस मामले में सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। और अगर मान लीजिए ये सारी चीजें, चाहे एनटीए हो, चाहे केंद्र सरकार हो, चाहे सीबीआई, अपनी चीजों को सुप्रीम कोर्ट के समक्ष सही नहीं वेरीफाई कर पा रही है, तो नीट री एग्जाम का आदेश सुप्रीम कोर्ट से आ जाएगा, और इसलिए अभी काउंसलिंग को लेकर के कोई भी आदेश जारी नहीं हुआ है। तो आज की इस महत्वपूर्ण अपडेट के बाद मूव करेंगे एक और बड़ी अपडेट की ओर। दोस्तों, वहीं आप सभी को बता दें, उत्तर प्रदेश में नई भर्तियों को लेकर के सरकार की तरफ से जो डाटा प्राप्त हुआ है उनको एनालाइज किया जा रहा है, और जो भी विसंगतियां हैं उस डाटे में या उनके विज्ञापन को लेकर के उनको दूर करने के लिए प्रयास किया जा रहा है। ऐसी जानकारी निकलकर सामने आ रही है, और दिसंबर तक कई विभागों में नए पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी होंगे। ये पूरी तैयारी चल रही है, और सरकार इस बार सभी विभागों में रिक्त पदों पर भर्तियां करने की तैयारी कर रही है। लेकिन सरकार और विभागों की बातों पर तब तक भरोसा नहीं किया जा सकता है जब तक, आप सभी को बता दें, सामने रिक्त पदों की भर्तियों के विज्ञापन नहीं आ जाते हैं या उनकी ऑफिशियल घोषणा नहीं हो जाती। अब देखना यह कि जिस तरीके से सरकार या शासन को रिक्त पदों का डाटा प्राप्त हुआ है, उसके बाद किस विभाग में कितने रिक्त पद सौंपे गए हैं विभागों की तरफ से, उनका डाटा ऑफिशियल रूप से सामने आए तो उस पर डिस्कशन किया जाए कि इस विभाग में इतने पद रिक्त हैं, इस पर भर्तियों का विज्ञापन जल्द से जल्द जारी किया जाए। हालांकि आपको बता दें 2024 का शेष वर्ष और 2025 उत्तर प्रदेश में रोजगार और नौकरियों के मामले में एक बेहतर वर्ष साबित हो सकता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार अब पूरी तरीके से जान चुकी है कि रोजगार एक इंपॉर्टेंट मुद्दा है, और इसके साथ साथ भर्तियों से संबंधित विसंगतियां भी कहीं ना कहीं एक इंपॉर्टेंट मुद्दा है। तो हो सकता है कि भर्तियों को लेकर के कुछ डिले हो, क्योंकि सरकार अब मजबूत तैयारी के साथ पूरे प्लान को लेकर के आने वाली है, जिससे पेपर लीक की घटनाओं को रोका जा सके और भर्तियां कोर्ट में ना फंसे, इसके लिए भी जो है तैयारी की जा रही है। और अगर ऐसी तैयारियों के साथ सरकार विज्ञापन जारी करती है तो ये कहीं ना कहीं अभ्यर्थियों के हितों में ही होगा। हो सकता है 1 से 2 महीने का डिले हो जाए, कोई बात नहीं, लेकिन जो भर्तियां आए, जिन भर्तियों का विज्ञापन आए, उनका टाइम बाउंडेशन के तहत उनको कंप्लीट करने का प्रयास किया जाए, पेपर लीक की घटनाओं को रोका जाए और भर्तियां कोर्ट में ना फंसे, इसके लिए भी अच्छे प्रावधान किए जाएं। तो कुल मिलाकर के आज की महत्वपूर्ण अपडेट के साथ इस वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए सभी साथियों को तहे दिल से शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।